नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि 12 फरवरी को आपके जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सभी शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे तो दोस्तों ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का पता लग चुका होगा। इस वीडियो में हम लोग तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैंने मर्ज कर दिया है और हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा क्वेश्चन के अलावा, जो आपको उसके साइड का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि कल का और आज का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग सिमिलर है, टॉपिक्स उसके सिमिलर थे। क्वेश्चन पहला आया है कि दीप पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी है। तो शशि थरूर जी ने दीप पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर बुक जो है वो लिखी हुई है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति। देखिए दोस्तों, मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित पूरा एक वीडियो ही प्रोवाइड करवा दिया है अपने चैनल पे, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको सभी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या और भी आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जाके, तो आगे फ्यूचर में अगर आपका एग्ज़ाम है तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो मथुरा में खेली जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी लोगों ने ऐसे ही लगा दिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने मूवी भी देखी थी एक टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें गाना भी है। तो वैसे भी ये ऐसे भी समझ में आ जाएगा अगर स्टोरी याद होगी तो। वैसे स्टोरी नहीं याद होगी तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हवा महल कहाँ स्थित है, एक ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो हवा महल जयपुर में है। चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार की भी पूछा गया था कि कहाँ पे स्थित है। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी। तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी, ठीक है। उनका नाम रमा देवी है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुई है। रमा देवी जो है दोस्तों, ये भारत की पहली और एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त थी। और उसके अलावा दोस्तों इनकी डेथ अभी हाल ही में 2013 में हुई है। और दोस्तों ये भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त थी और उनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 26 नवंबर 1990 शुरू हुआ था, 1990 से शुरू हुआ था, ठीक है। और लगभग काफ़ी दिनों तक का इनका, कुछ टाइम तक का इनका कार्यकाल जो है रहा था, ठीक है दोस्तों। चुनाव आयुक्त जब ये बनी थी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, इन्होंने इनका पूरा नाम वीएस रमा देवी है। उन्होंने वीएस रमा देवी ने आरवीएस पेरी शास्त्री एक थे, उनकी जगह इन्होंने ली थी, ठीक है। तो जो आरवीएस पेरी शास्त्री थे दोस्तों, इनसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो 1986 से लेकर के 1990 तक चुनाव आयुक्त रहे थे, ठीक है। और दोस्तों जब वीएस रमा देवी हट गई तो उनके स्थान पे टी एन शेषन जो है उन्होंने स्थान लिया था उनके जगह पे। वो चुनाव आयुक्त जो है बनाए गए थे, ठीक है। तो वो दोस्तों 1996 में बनाए गए थे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो रमा देवी थी दोस्तों, ये पहले हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी थी। उनका कार्यकाल लगभग 97 से लेकर के 1999 तक चला था, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों ये कर्नाटक की भी राज्यपाल रह चुकी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में और भी इम्पोर्टेंट हैं। वर्ष 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध किस खिलाड़ी ने हैट्रिक विकेट लिया था, ठीक है। दोस्तों कल मैंने आपको बोला था कि अभी और भी क्वेश्चन इससे संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आज आ ही गया, क्योंकि कल भी कुछ हैट्रिक विकेट से संबंधित ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों इरफान खान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो है हैट्रिक विकेट जो है लिया था, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि अपने अंतिम टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये पूछा जाए तो अंतिम जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें हैट्रिक विकेट लेने वाले आपके ह्यूज ट्रम्बल और जियोफ ग्रिफिन, जो कि ह्यूज ट्रम्बल वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और जियोफ ग्रिफिन जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अपने पहले टेस्ट मैच में, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अंतिम टेस्ट मैच का क्वेश्चन बताया, ये भी पूछा जा सकता है कि पहले टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों अपने एकदम पहले टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लेने वाले मॉरिस एलम है जो कि इंग्लैंड के हैं, पीटर पैट्रिक है न्यूजीलैंड से, डेमियन फ्लेमिंग है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो हैट्रिक विकेट पे देखिए 2 दिन कल भी आया और आज भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो इतना याद रखिए कि फिर 2-3 दिन बाद, मान लीजिए कल नहीं भी पूछा तो फिर 2-3 दिन बाद किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछ देगा, ठीक है। तो हैट्रिक विकेट से संबंधित सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, बहुत ज़्यादा आपके लिए। कल पूछा गया था कि टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे। तो वो दोस्तों इरफान पठान जो हैं वो थे।
ठीक है। और ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके हैट्रिक विकेट से संबंधित। ठीक है, तो उसको आप हैट्रिक विकेट वाले चीज़ों को, क्वेश्चंस को अच्छे से, वैसे तो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में भी आप पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके दिवस, जैसे कि आपका जो ये जनरली जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रवासी भारतीय दिवस हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। जो ये अभी जो फरवरी महीने का अगर हम लोग ले लें दोस्तों, तो अभी आपका 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। ठीक है, और आपका 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और इसी प्रकार से आने वाले टाइम में 20 तारीख को, यानी कि 20 फरवरी को हम लोग विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण दिवस एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। जैसे कि और आगे का अगर हम लोग लें, मार्च वगैरह का लें, तो मार्च में आपका आता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। आपका आता है एक विश्व कविता दिवस आता है, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर और 1764 में हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और वो बक्सर नगर के आसपास ही हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुग़ल के नवाबों के बीच में ये लड़ा गया था पूरा बक्सर का जो युद्ध है। ठीक है, मुग़ल के नवाब में भी आपके मीर कासिम थे, और अवध के नवाब जो एक जिनका नाम है शुजाउद्दौला, और मुग़ल के बादशाह भी एक थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये सभी लोगों की लड़ाई जो है अंग्रेज कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनसे हुई थी। ठीक है, लेकिन लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती, और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, इसका पूरा राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंदर में ले ली। ठीक है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? एक प्रश्न दोस्तों ये आया हुआ है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश और मुगल काल से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, एक बार ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पूछा सकता है कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का मतलब क्या है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले पिट्रा ड्यूरा का कहाँ पे यूज़ हुआ ये पूछा गया था। तो अब ये भी पूछा जा सकता है। तो पिट्रा ड्यूरा का मतलब भी मैंने आपको कल बताया था कि पिट्रा ड्यूरा जो है वो संगमरमर से पत्थर पर सजावट की जाती है, उसको पिट्रा ड्यूरा टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने के लिए कौन से मुगल बादशाह जो हैं वो थे? तो दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो है, उन्होंने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका हमेशा जो पूछा जाता है मुगल वंश की किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ठीक है, तो औरंगजेब को हम लोग क्या बोलते थे? आलमगीर बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे मुगल वंश से भी सिर्फ आपके बहुत सारे और भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों कनेक्शन जो है क्वेश्चन का, कनेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, यही सीक्वेंस, यही एक तौर तरीका यही लगभग रहता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो 8 होती हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया, स्टेप्स, कल भी पूछा गया था, और कल की एक सेट में पूछ दिया गया था मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी। तो फीमर सबसे लंबी हड्डी जो कि पैर में होती है, स्टेप्स कान में होती है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस वर्ष भारत रत्न को सम्मान देना बंद कर दिया गया था? तो 1977 में दोस्तों भारत रत्न का सम्मान देना बंद कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पूछा जाए कल को कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई है 2 जनवरी 1954 में, 1954 में हुई है। ठीक है, और शुरुआत की थी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि भारत रत्न हमेशा हम लोग उसको देते हैं जिसके अंदर कोई भी ऐसी, मतलब कोई ऐसा ह्यूमैनिटी से रिलेटेड काम किया हो, या किसी फील्ड में कुछ एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन दिखाया हो। ठीक है, तो जनरली उन्हीं लोग को भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। भारत रत्न ज़्यादातर जैसे कुछ 26 जनवरी को भी भारत रत्न जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है।
तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं भारत रत्न से संबंधित, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ये था, जब शुरू हुआ था भारत रत्न, तो दोस्तों ये चीज़ था कि जब कोई किसी को भी मरने के बाद भारत रत्न नहीं मिलेगा, लेकिन 1955 के बाद से मरने के बाद भी मिलने लगा है, ठीक है। मरने के बाद भी क्या मिलने लगा आपको, भारत रत्न, मरणोपरांत भी दिया जाता है। और सबसे पहले मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला था, ये भी याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले मरणोपरांत जो है, मतलब मरने के बाद भारत रत्न मिला है, ठीक है। अभी तक की 12 ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा में जानना बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब, अब एक चीज़ ये भी आपको पूछे किसको कौन से ऐसे आपके महान व्यक्तित्व थे जिनको कि देने के बाद भारत रत्न फिर वापस ले लिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद 1992 में उनको भारत रत्न दिया गया था, लेकिन फिर बाद में वापस भी ले लिया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें, बंद होने की बात करें, तो 1977 में ये जो है जनता पार्टी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये भारत रत्न बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसको दोबारा से शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, एक इम्पॉर्टेंट ये। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों भारत रत्न से संबंधित, कि इसमें बहुत फ़ायदा है। भारत रत्न के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होता है ना, जीवन भर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आप आराम से एयर इंडिया की फर्स्ट क्लास में आराम से जो है मुफ्त में आप घूम सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा संसद की जितनी बैठक होती है और उसका जो जो सत्र होता है, उसमें आप जा कर के बैठ सकते हैं। और कैबिनेट रैंक के बराबर जो है एक योग्यता दे दी जाती है। और ज़रूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा भी दे दी जाती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें दूतावास मिलता है। तो भारत रत्न जिसको मिल जाता है ना, उसका एकदम बढ़िया हो जाता है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि बिहार राज्य के भागलपुर में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था। और इसकी स्थापना दोस्तों पाल वंश के राजा धर्मपाल हैं, उन्होंने ही की थी, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा। और ये विश्वविद्यालय जो है जब जैसे ही स्थापित हुआ, उसके बाद तुरंत ही इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी मिल गया था, ठीक है। और इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो हैं, तिब्बत शिक्षाएं जो हैं दी जाती थी, ठीक है। बहुत सारे अनेक विद्वान जो हैं यहाँ पे आते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्ष 1998 में खेल रत्न किसने जीता था, सचिन तेंदुलकर ने जीता था। भारत में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 552 है। लोकसभा पे भी मैंने पूरा एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा। लोकसभा में सीटों की संख्या आपकी 552 होती है। कितने सदस्य हैं पूछा जाए तो 545 होते हैं। कितने एंग्लो भारतीय राष्ट्रपति से मतलब नामित कर सकता है, तो 2 एंग्लो भारतीय राष्ट्रपति जो है प्रतिनिधि के रूप में दे सकता है, ठीक है। और कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 14वीं लोकसभा का चुनाव जो है 4 चरण में हुआ था, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। 2020 का ओलंपिक कहाँ पे होगा, टोक्यो में होगा। उस योजना का नाम बताइए जो ISIC के लाभार्थियों के लिए दिल्ली राज्य में शुरू की गई थी। दोस्तों देखिए क्या है कि ISIC जो है ये एक इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आई थी। उसके अंतर्गत ये था कि जो भी व्यक्ति जो है, अगर कोई बीमित व्यक्ति है, तो वो नौकरी जाने की हालत में जब तक कोई नया, मतलब अगर वो नौकरी में नहीं जा रहा है और जब तक नया रोजगार नहीं खोज लेता है, तब तक क्या होगा कि वो उसको बैंक खाते में उसको कैश मिलता रहेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, आधार नंबर वगैरह भी लिंक कराना था। तो इसमें ये योजना का नाम रखा गया था कभी भी कहीं भी, ठीक है। जीवन के साथ रोमांस पुस्तक लिखी है देवानंद ने। भारत एक खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने। भारत एक खोज पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 6 नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद में है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 का आयोजन कहाँ किया गया था, स्टॉकहोम में किया गया है दोस्तों। ये जो मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन है, ये 1972 में, ये दोस्तों एक स्टॉकहोम शहर है, वहाँ पे किया जा रहा है। और ये शहर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का के स्वीडन का ही एक शहर है स्टॉकहोम, वहीं पे मानव पर्यावरण सम्मेलन होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब हुआ था, सॉरी होगा नहीं, वहाँ पे हुआ था। और ये जब हुआ था दोस्तों, तो 5 जून से चला था, 5 जून 1972 से चला था और 16 जून तक कंप्लीट चला हुआ था, ठीक है।
और दोस्तों ये जो हुआ था ना सम्मेलन, इसका मेन जो मोटो था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हम लोग मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुई थी। और इसमें बहुत सारे देश आए थे, लगभग 119 देश इसमें आए हुए थे, इन्होंने हिस्सा लिया था। मियाँ का मल्हार राग तानसेन ने बनाया है। और किसने बनाया है? तानसेन ने। पृथ्वी दिवस मनाया था 22 अप्रैल को। निम्नलिखित किस शहर में विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म हुआ है? तो हांगकांग में पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म हुआ है। किस प्रकाश की घटना के कारण हीरे चमकते हैं? उच्चतम अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, आपने अपवर्तनांक पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक देखिए वो संख्या होती है जिसमें कि हम लोग किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल से किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुने कम या अधिक होता है, वो अपवर्तनांक की संख्या होती है। ठीक है। और जैसे कि जैसे अपवर्तनांक की हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे हम लोग लेने की प्रकाश की चाल अगर निर्वात में देखी जाए तो हमारी कितनी होती है, तो लगभग 1.5 गुना कम हो जाती है प्रकाश की चाल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है। वसा ऊतक में होता है। कौन सी वास्तविक मछली नहीं? सिल्वर फिश। और सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस आपके आज तीनों शिफ्ट में आए हुए थे। मैंने पूरी कोशिश की जिन क्वेश्चंस की भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं उसको दूं। और दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपने चैनल पे भी ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, जैसे लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको क्वेश्चन बन सकता है, सब मैंने अपने चैनल पढ़ा हुआ है। तो चलिए जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप आराम से चैनल के साथ जुड़ सकें, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कलेक्ट कर सकें। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @शिक्षा सिटी सर्च करना होगा, आप इजीली वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। सभी चीज़ का PDF वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।